Students, the name of the chapter is capital budgeting और मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. So capital budgeting has got to do with long-term investments in projects and fixed assets. और आपको evaluate करना है कि out of many projects, which project is the most desirable or favorable. Is this fine, everyone? Now capital budgeting को हम investment decisions भी बोलते हैं because you are investing in long-term projects or assets. Alright? So capital budgeting चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? Investment decisions. Now, there are two types of capital budgeting techniques. सबसे पहला टेक्निक तो है ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग. यहाँ पे हम इन्फ्लेशन इंडेक्स या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं करते. These are over simplistic methods. MCQ के लिए सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है और सब मेथड से छोटे MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं. Alright? So these are traditional non-discounting method. उसमें payback period and payback reciprocal and ARR, accounting rate of return. दूसरे है मॉडल और टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड, NPV, IRR, PI और बेनिफिट कॉस्ट, MIRR एंड डिस्काउंटेड पेबैक. इसमें कुछ हमारे मॉड्यूल में नहीं दिए हुए बट स्टिल मैं आपको एक बार सिखाने वाला हूं ताकि सारे टाइप्स कवर हो जाए. MCQ में वो आने का पॉसिबिलिटी है. ओके, तो एवरीवन जैसे हम पढ़ेंगे आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में क्या फर्क है. तो अभी हम ट्रेडिशनल मेथड्स में जा रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स में हम वो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू is equal to future value divided by 1 plus r raised to n. ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते. ये फॉर्मूले का दूसरा वेरिएशन है future value is present value into bracket 1 plus r raised to n. तो फॉर्मूला हम ये मेथड्स में यूज नहीं करते हैं. In which methods? Traditional methods. कौन सा methods? Traditional methods. स्टूडेंट्स ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं इसमें हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं? कंपाउंडिंग फॉर्मूला. वेरी गुड. कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फॉर्मूला यूज नहीं होता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जा रहे हैं टाइप 1A में व्हिच इज पेबैक रेसिप्रोकल मेथड, सॉरी पेबैक पीरियड मेथड. पेबैक पीरियड मेथड आपको ये बोलता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट में 10 लाख डाला और प्रोजेक्ट से आपको इनकम मिल रहा है 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs. In how many years do you get your money back? 5 years. Yeah, absolutely right. Correct everyone? 5 years is payback period. Your project will pay you back in 5 years. समझा payback period? कितना इन्वेस्ट किया था हमने? 10 lakhs. और कितना कैश फ्लो आ रहा है? 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs. कितने साल में पैसा रिटर्न हो रहा है? 5 years. As compared to project B, जिसमें पैसा रिटर्न हो रहा है after 8 years. Which project is select? Project A. आपको समझ में आ रहा है everyone? तो वो हिसाब से हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं. यहाँ पे क्या करेक्ट पेबैक पीरियड है या क्या डिजायर्ड पेबैक पीरियड है ये सब्जेक्टिव है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी. बट इफ आई गिव यू 3 projects, one project has payback 5 years, one has 8 years, one has 10 years. Which one do you select? The one with the earliest payback. Everyone agree with me? उतना अपना पैसा जल्दी मिल रहा है ना, उतना रिस्क कम हो रहा है. So ये रहा payback period method. It is a measure of project's liquidity and capital recovery. Liquidity मतलब कितना कैश जनरेट हो रहा है. Capital recovery means initial capital outlay. आपको कितना जल्दी रिटर्न हो रहा है. It does not measure profitability. MCQ. It does not measure profitability. हाँ यार, प्रोजेक्ट मेरे को 2 लाख दे रहा है, बट क्या प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है ये वो मेजर नहीं कर रहा. ओके एवरीवन, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको दूसरे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे लाइक ARR मेथड व्हिच इज द रेट ऑफ रिटर्न मेथड. यस और नो एवरीवन? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. चलो, सो पेबैक पीरियड एस्टिमेट्स द टाइम रिक्वायर्ड. It estimates the time required to recover initial cash outlay. Outlay means outflow. Any cash inflow beyond payback period are surplus inflow. Yes or no everyone? मेरे को मेरा 10 lakh रिपेयर हो गया. Now I am getting 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh every year. So I am happy. I am very happy. Yes or no? Decision rule. Payback में decision कैसे लेनी है देखो. Accept if the period is less. Reject if the period is more as compared to other projects, as compared to the criteria given in the question. In question they will say that recovery should be made within 5 years. तो अगर payback 6 से कम रहा है तो reject the project. Yes or no everyone? Yes. Okay. Example देख लो. Cash outflow कितना है प्रोजेक्ट में? Every year cash inflow कितना आ रहा है? 250. बोलो कितने साल में payback हो रहा है? 4 years. और ये payback कैसे compute करना है? Payback period is equal to initial outlay upon cash inflow, which is equal to 10 lakh upon 2 lakh 50. That is 4 years.
एक्सट्रीमली इजी, यही मैं आपको बता रहा था, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत लॉजिकल है एवरीवन, इसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। इज दिस ओके? अभी मान लो आप सीएस बनने के बाद आपने 10 लाख कैपिटल जमा कर लिया। You have 3 options in front of you. Number 1, open a small restaurant, चाय की टपरी. Number 2, open a toy shop. और number 3, open CS practice. ऐसे 3 options है आपके पास. Okay? Do business and run profession. तो आप तीनों का payback period estimate कर सकते हो कि मेरे को कितना इनफ्लो मिलने वाला है. You can study the market trend and you can ask your friends कि उनको कितना पैसा मिल रहा है. Then you can compare it with the investment. आपको समझ में आ रहा है everyone? जो प्रोजेक्ट में अर्लीस्ट पेबैक है वो प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन आपका सबसे पहले आ रहा है. दिस इज काइंड ऑफ लाइक ब्रेक इवन ना, कितना आपने कॉस्ट डाला और कितना आपका रिकवरी हो रहा है. सही बात है कि नहीं? वेरी लॉजिकल. ओके, अब हम जा रहे हैं टाइप्स 1B में, व्हिच इज पेबैक रेसिप्रोकल. पेबैक रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो पेबैक होता है 4 इयर्स, उसको डिवाइड कर दो 1 से, मतलब कि रेसिप्रोकल रेशियो कंप्यूट कर दो. तो कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25, व्हिच इज 25%. So आपका rate of return is 25%. Yes or no, everyone? Yes, sir. You are getting 2,50,000 every year as compared to investment of 10 lakh. So every year, how much return are you getting? 25%. Yes or no? Payback reciprocal और IRR का एक correlation है जो हम अभी स्टडी नहीं कर सकते. IRR पढ़ने के बाद स्टडी करेंगे. इसको मैं वॉल्ट में डाल के लॉक कर रहा हूँ. हम IRR में जाएंगे तभी हम इसको पढ़ सकते हैं. Payback reciprocal is equal to annual cash inflow upon initial outlay. पहले हमने उल्टा फॉर्मूला पढ़ा था. पहले हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियल आउटले हमने ऊपर रखा था और एनुअल कैश फ्लो हमने नीचे रखा था. तो हमें 4 इयर्स मिला था. ये सब एवरीवन, यहां पे हमने उल्टा कर दिया. एनुअल कैश इनफ्लो ऊपर लिया और इनिशियल आउटले नीचे लिया. जब भी आपको रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करना होता है, मान लो कि एफडी में आपको मिल रहा है 8 रुपीस एज कंपेयर टू 100 रुपीस इन्वेस्टेड. तो हाउ डू यू कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न? यू डिवाइड 8 बाय 100 ना. तो यहां पे भी हमें सेम करना है. यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? कैश आउटफ्लो इन अ प्रोजेक्ट इज 10 lakhs. every year we are going to get 2,50,000. calculate payback reciprocal. Now you can do one thing, you can compute payback period which is 4 years and then अब payback period का reciprocal ले लो. 1/4 years is equal to 25%. Or you directly use this formula, payback reciprocal is equal to annual cash inflow upon initial cash outlay and you get same 25%. This is absolutely okay. अब मान लो आपको 3 प्रोजेक्ट मिल गए, तो आप क्या कर सकते हो? आप payback reciprocal निकाल सकते हो, which will give you nothing but the return percentage. क्या दे रहा है मतलब आपको? Return percentage. Okay everyone. And you can compare the return percentage of 3 projects. Project A का return आपको मिल रहा है 10%, project B का मिल रहा है 25% और आपको C का मिल रहा है 30%. तो कौन सा प्रोजेक्ट ले लोगे? C 30% वाला. Yes or no? Very good. तो अगर मैं आपको पेबैक दे दूं तो पेबैक रेसिप्रोकल आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो. Am I right? Yes. Very good. ये मेथड्स में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो. Alright everyone. Look at question number 1. Profit before tax is given 3 lakhs, taxes 50%, and depreciation written off is 2,50,000 for a project with initial cash outlay 20 lakh. Calculate the payback period. Now, जो cash outlay वो तो 20 lakh directly दिया हुआ है. How much are we spending? 20 lakhs. But tell me how much is cash inflow? Now, do you remember cash flow statements? Yes. Do you remember that depreciation is a non-cash item? Do you remember that you have to pay taxes? Yes. तो देखो कैश इनफ्लो कैसे कंप्यूट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू टेक पीबीटी लेस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स. अरे इफ यू आर अर्निंग 3 लाख रुपए डज इट मीन यू आर गेटिंग कैश इन एंड 3 लाख? नो, यू आर पेइंग टैक्सेस. एम आई राइट? Yes, sir. सो 3 लाख माइनस 50% टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 1,50,000. एड बैक डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ. डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट हो रहा है, Yes. तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, बट डेप्रिसिएशन आई एम नॉट पेइंग टू एनीवन. So depreciation is added back to find out cash profits. This is okay everyone? तो बोलो क्या करना है? First you subtract tax, then you add back depreciation. तो 1,50,000 में 2,50,000 depreciation add कर दो. Cash profits कितना आ गया? 4 lakhs. और 4 lakh you are getting every year. और आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 20 lakh. How much is payback period? 5 years. Yes or no everyone? और देखो मैंने आपके नीचे नोट लिख दिया है कि while calculating cash inflow, depreciation is added back to profit after tax because it does not result in cash outflow. The cash generated from project is equal to the profit after tax plus depreciation. So बोलो क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन ऐड.
टैक्स माइनस करने का, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना. इज दिस फाइन एवरीवन? पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटले अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो. एनुअल कैश इनफ्लो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट टाइम. यस और नो एवरीवन? सो बोलो पेबैक पीरियड कितना हो गया? 20/4 दैट इज 5 इयर्स. ये क्वेश्चन में पेबैक रेसिप्रोकल कितना हो गया एवरीवन? 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%. Am I right? Very good. Question number 2. A project requires initial investment of 20,000 and cash inflow मिलेगा 4,000. तो स्टूडेंट मुझे फटाफट बताना पेबैक कैसे कंप्यूट करेंगे? 20,000 divided by 4,000 is equal to how much? 5 years. Yes or no everyone? 5 years payback. मुझे पता है आपने पूछा नहीं है बट बस बता रहा हूँ मैं आपको 5 years. How to compute payback reciprocal? जो भी payback period है उसको divide by 1 कर दो. So 1 divided by 5 is 20%. Or alternatively you can directly use the payback reciprocal formula, which is 4,000 divided by 20,000. That is equal to 20%. Yes or no everyone? So look at the screen how easy this is. Payback reciprocal is equal to annual cash inflow divided by cash outflow. So 4,000 divided by 20,000 is 20%. Alternatively payback period कैसे हम compute कर सकते हैं? Cash outflow upon cash inflow is 5 years. 1/5 years is 20%. इसका ये मतलब है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में? 20,000. फर्स्ट ईयर कितना मिला? 4,000. सेकंड ईयर 4,000. थर्ड ईयर 4,000. फोर्थ ईयर 4,000. फिफ्थ ईयर 4,000. तो आप इस सबको अगर ऐड करोगे तो you will get 20,000. So 5 years में आपके पैसे का रिकवरी. This is absolutely okay है? Now ये हमने क्वेश्चन किए when the cash inflow is same for every year. What if cash inflow is different? Then we have to use tabular method. टेबल पे क्यूमुलेशन करेंगे हम और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. This is absolutely okay. So students, नॉर्मल पेबैक में हम लोग ने ये देखा है कि अगर हमें कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 10,000 and they have told us that cash inflow is 5,000 every year. So what is the payback? In how much time do you get your money back? Very easy. It will be 10,000 divided by 5,000, which is 2 years. है ना? Payback मतलब कि पैसा कब रिटर्न होगा? So which is very easy. But problem ये है that cash inflows now are 5,500, 3,000, 2,000, 1,000. ये आपका prediction है. Alright everyone? या तो फिर actual data दिए हुए हैं. So my question to you is कितने टाइम पीरियड में पूरा रिकवरी हो रहा है 10,000 का? See 5,500 फर्स्ट ईयर रिकवर हो गया. How much is pending now? 4,500, right? तो 3,000 रिकवर हो गया. अब कितना बचा है? 1,500. तो यार 2,000 is little more than 10,000. So somewhere around 1,500 मुझे चाहिए ताकि मेरा 10,000 पूरा हो जाए. I want a part of 2,000. So what is the payback period? The payback period will be something like 2 and something years. Because अगर आप 3 years ले लोगे तो 3 years में तो आपका रिकवरी ज्यादा हो गया, 10,500 हो गया. We are looking for 10,000. आपको समझ में आ रहा है everyone? Imagine that in the second year, after the second year, I am giving you 100 every day. 100. In how much time do you get 1,500? Are you understanding everyone? Tell me, first year पे कितना रिकवरी हो गया? 5,500. और सेकेंड ईयर में 3,000. टोटल रिकवरी 8,000. And now we only want how much to recover entire 10,000? 1,500. So out of 2,000, 1,500 मुझे चाहिए. आपको समझ में आ रहा है? तो एक तो इसको कंप्यूट करने का कॉमन सेंस का तरीका है. जो भी आपको पैसा चाहिए out of 2,000, you just divide that much money by 2,000 and you get the decimal, you get the weighted average. अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला होता that this figure is 3,000, तो बोला आपका आंसर क्या होता? It would be 2.5 years. Because 3,000 में entire year में कमाऊंगा, तो मैं 1,500 कब कमाऊंगा? हाफ ईयर. Everyone are you with me? But यहाँ पे डेटा थोड़ा ट्रिकी, यहाँ पे उन्होंने 2,000 दिया हुआ है, तो या तो आप कॉमन सेंस यूज करो. But then again, during exam time we can panic. The data can be very odd. So इसी के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है that you prepare accumulation table. कौन सा टेबल बनाओगे आप? Accumulation. Accumulation मतलब कि you keep on adding the cash inflow and outflow. At one time, the negative cumulative cash flow will become positive. जहाँ से negative positive होता है उसको आप highlight कर दो. This is fine everyone?
ये देखो मैंने यहाँ पे accumulation किया. You understand what is accumulation? Accumulation means to add. So what I'm going to do here, I'm going to add the cash flows. So tell me, 10,000 plus 0 is how much? 10,000 plus 0 is how much? 10,000. Then 5,500 10,000 में ऐड किया तो कितना आता है? माइनस 4,500. फिर मैंने ऐड किया 3,000 तो माइनस 1,500. माइनस 1,500 में 2,000 ऐड किया तो 500. और 500 में 1,000 ऐड किया तो 1,500. So dear students, can you see that somewhere between second and third year we are getting negative cash flow से positive cash flow? तो ये रेंज के बीच में आपको पेबैक आएगा. So payback is 2 point something years. Is this fine everyone? तो देखो इसको कैसे ढूंढना है. The payback period for project 2 is 2 years. क्योंकि सेकेंड ईयर तक तो रिकवरी नहीं हो रहा ना आपका. So it is 2 years and how many decimals of the year? Take on a calculator 1,500 divided by no. Dear students, don't get carried away. I'm just saying कि आपको ऐसा लेना है. Don't get carried away. Understand the technique. आप क्या करोगे? अपने कैलकुलेटर पे ले लोगे 1,500. Can you see this? Divided by the total of the two. This will give you weighted average. This will give you what? Weighted average. What is the answer of simple average always? The answer is always midpoint. So it will give you second or third year के बीच का midpoint 2.5. We don't want 2.5. We want 2.8. We want 2.75. So how do I get that figure? You use weighted average. You take 1,500 divided by the total of the two, which is 1,500 plus 500, ignoring the minus sign. So it will be 1,500 divided by 2,000 कितना होता है? 0.75. So the answer is 2.75 years. And मुझे common sense से समझ में आ गया था. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे. मेरा यहाँ पे कितना रिकवरी हो गया? 8,500. मुझे अभी ये साल में कितना चाहिए? 1,500. I don't want the entire 2,000. So if I am earning 2,000 in the entire year, how much am I earning per quarter? 500, 500, 500, 500. So how much do I want now? 1,500. So quarter 1 हो गया, quarter 2 हो गया, quarter 3 हो गया. 3 quarter में लगे कितना होता है? 0.75. मतलब कि 3/4. That is 0.75. Everyone are you with me? अगर ये क्वेश्चन में ये डेटा मैंने लिखा होता 3,000, तो मेरे को कितना चाहिए था 3,000 में से? 1,500. तो मैं लिखता half year. So 2.5 years. Everyone are you with me? So this is called finding payback period when the cash inflow are inconsistent or irregular. हमने जो क्वेश्चन किया उसमें cash inflow were regular. Like it can be rent of a building. But यहाँ पे it is probably some kind of business जहाँ पे cash flow is irregular. आपको समझ में आ रहा है? There can be various types of projects. This is absolutely okay. Tell me what to do. You prepare cumulative cash flow table where the cash flow becomes from negative to positive. In that range is your payback period. So payback period is 2 years plus 1,500 divided by 1,500 plus 500. It is x divided by x plus y. Is this okay? So answer आ गया 0.75 year. That is equal to 2.75 years. Can I convert 0.75 years into 9 months? Yes. You multiply by 12 months. Multiply 0.75 this answer by 12 months because in a year there are 12 months. You will get 9 months. अगर MCQ में आंसर वैसा पूछा होगा तो is this fine everyone? 9/12 is nothing but 3/4. Is this absolutely okay? Now see, let me show you another question and you tell me what will be the answer. Okay? So मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ. Okay. So I draw everyone's attention to the screen and now cash outflow today is, let us say, 12,000 and cash inflows are 5,000 and let this be 4,000. Okay. So tell me everyone, मेरा cash flow कितना है? Cash outflow 12,000. Are you with me? और फर्स्ट ईयर हाउ मच am I going to get? 5,500. सेकंड ईयर कितना मिल रहा है अपने को? 3,000. और थर्ड ईयर कितना मिल रहा है हमें? 5,000.
Okay, last year how much are we getting? 4,000. Now please listen to me very carefully. How much do we want? 12,000. Because we have paid 12,000 for the project. Everyone correct? Yes. Okay. So cash inflow is 5,500. Now 5,500 12,000 में से निकालो कितना रिकवरी हो गया? 5,500 कितना बचा? 6,500 बचा. 6,500 में वापस 3,000 मिल गया. How much is left now? 3,500. Now how much do I want? 3,500 in the third year. But third year data is cash flow का 5,000. Do we want 5,000? No. We want only 3,500. So this is starting of the year. This is ending of the year. So I have recorded 500, 1,000. 1,500, 2,000, 3,000, 3,500. It will be somewhere at the end of the period. Yes or no? Somewhere at the end. This is absolutely okay. How to solve it? Very easy. You prepare cumulative cash flow table, and where the negative cash flow becomes positive, that is the area. So the answer is 2 point something years, but it is definitely not 2.75. It is little more than 0.75. Are you with me? Okay. So the payback period for project is 2 years, and tell me कितने? 3,500 divided by the total cash flow 5,000, right? या तो फिर 3,500 plus 1,500. ये दोनों का ऐड कर दो. चलो, help me out here. So tell me, what will I take in the numerator? 3,500 I want. Out of how much cash flow I want? 5,000. ठीक है? या तो फिर आपको वैसे नहीं समझता तो ये दोनों को ऐड कर दो. So the whole divided by 3,500 plus 1,500. Tell me how much is the answer? 0.7. So this is 3,500 divided by 5,000. कितना आ गया? 0.7. 0.7 आ रहा है? Tell me why is this happening? Because 5 के टेबल में 5 sevens are 35. Yes or no everyone? So that is equal to 2.7 years. Everyone सही बात है कि नहीं? And one last question again. मैं और एक आपको last question दिखा देता हूँ and you tell me what the answer will be. Now in this same question, let me make some correction, and I'll make 5,000. Let us say 3,700. Everyone are you with me? So यहाँ पे कितना डेटा लिख दूंगा बोलो? 3,700. Oh, so dear students, please listen to me. Now see how it will work. I want recovery of 12,000. 5,500 मिल गया, कितना बचा? 6,500. 3,000 मिल गया, कितना बचा? 3,500. Now in the third year, I am looking to reach the income level of 3,500, not 3,700. So little before December, little before 31st December, मेरा ये target पूरा हो रहा है. And now this is your cumulative cash flow. So take on a calculator 3,500 divide by the addition of both, दोनों का addition, right? So 3,500 divided by, yeah. Tell me 3,500 divided by 3,700 कितना होगा? Yeah, 0.95. So that is 2.95 years. Almost the third year is completely utilized. Yes or no everyone? Because ये data इतना छोटा है ना. थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है? Easy. And tell me what we are actually doing. We are finding out 3,500 divided by 3,700. We are finding out a ratio, a percentage. कि वो एक साल जो है वो पूरा तो यूज नहीं होना. So how many months or how much portion of that 1 year is getting utilized? This is absolutely okay. So students, these questions are very important for MCQ. अब ये सब MCQ में पूछ सकते हैं. तो चलो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? We studied normal payback, which is very easy. Cash outflow upon cash inflow per annum. Then उसका reciprocal of payback, which will give you the rate of return. And फिर हम लोग ने पढ़ा payback when the cash flows are irregular. When the cash flows are irregular. तो ये रहा उसका आंसर. Is this fine everyone? Have a look at another question जो मैंने अभी आपके सामने बनाया. So cash flow first year में कितना है? 5,500, then 3,000, then 6,000. तो हमें ये रेंज पे फोकस करना है जहाँ पे मेरा कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. So the payback period is 2 years, and
3500 divided by 3500 plus, you are absolutely right, plus 2500. सही बात है कि नहीं? So that is equal to how much everyone? 3500 divided by 6000. So which is 0.58. Am I right? 0.58. So that is 2.58 years. Correct everyone? Students, look at the next question. तो यहाँ पे मैंने कैश फ्लो देखो कर दिया है 3950 है ना हमारे थर्ड ईयर का. So let us see payback period कैसे आएगा यहाँ पे. तो मैं डेटा डाल देता हूँ 3950 एंड स्टूडेंट्स ये रेंज में मेरा कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. सो माय आंसर इज 3500 डिवाइडेड बाय 3500 प्लस 450 या तो फिर डायरेक्टली डिवाइड बाय 3950 इफ यू नो व्हाट आई मीन. करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन वी आर फाइंडिंग वेटेड एवरेज ऑफ टू नंबर्स. वी आर फाइंडिंग वेटेड एवरेज ऑफ टू नंबर्स 3500 प्लस 450 और न्यूमरेटर पे 3500. तो मुझे परसेंटेज समझ में आ जाता है. राइट? चलो एनीवेज सो दैट इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 3950 दैट इज इक्वल टू 0.89. सो दैट इज 2.89 years. And again now the data can be 7 years, 8 years, even 2 years, 3 years. So you should be able to find payback. Is this okay everyone? ये बहुत important टाइप था. In traditional methods, ARR is very very important. ARR मतलब कि क्या? कान फट गए क्या? चिल्लाते हो यार आप लोग. Average rate of return, also called as financial statement method. This method uses book profit. तो जब आप बुक प्रॉफिट यूज करते हो तो आप डायरेक्टली अकाउंटिंग डेटा से इंफॉर्मेशन पुल आउट कर रहे हो. यस और नो एवरीवन? आपको कुछ भी कंपटीशन करने का जरूरत नहीं है to compute the return on investment. Everyone, ARR is equal to earning after tax of 5 years divided by 5 years. तो जब मैं 5 years के प्रॉफिट को 5 years से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली पर एनम प्रॉफिट मिल जाता है. आपको समझ में आ रहा है? Why am I dividing 80 by number of years? To find out per annum या per year profit divided by original investment. अब आपने प्रोजेक्ट में डाले 10 लाख और आपको रिटर्न मिल रहा है 1 लाख तो कितना हो गया यार? 10%. इजी एवरीवन. और EAT मतलब कि क्या? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड एडिंग डेप्रिसिएशन. तो टैक्स माइनस करना है और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर. ये सब एवरीवन. इसका एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है दैट अर्निंग पर ईयर डिवाइडेड बाय नॉट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट एवरेज इन्वेस्टमेंट. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे ढूंढते हो कि डे 1 आपके इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीन का वैल्यू कितना है और एंडिंग में कितना हो रहा है. तो स्क्रैप वैल्यू के अलावा जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है मशीनरी का कम होता जाता है ना. अगर आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की तो आफ्टर 5 इयर्स उसका वैल्यू हो सकता है 2 लाख. सो उसका आपको एवरेजिंग करना है. ठीक है? जो मशीन का वैल्यू आपका कम हो रहा है. राइट? एग्जांपल देखते हैं. अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन एज 10,000 for a project of 5 years. Initial investment is 5,000. Compute ARR. तो everyone हम लोग कितना कमा रहे हैं? 10,000 for 5 years. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 divided by 5 years is how much per year? How much are you earning? 2,000. सही बात है कि नहीं? तो मैंने EAT अपॉन नंबर ऑफ इयर्स मतलब 10,000 divided by 5 years ले लिया और मेरा वो आंसर आ रहा है 2,000. Everyone, is this fine? Yes, sir. Now, original investment क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 5,000. तो मैंने डिवाइड कर दिया मेरे पर ईयर अर्निंग को 5,000 से, तो दैट इज 2,000 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू 40%. और यहाँ पे डिसीजन रूल क्या है? डिसीजन रूल मतलब कि एवरीवन इन कैपिटल बजटिंग यू आर गिवन वेरियस प्रोजेक्ट्स और वेरियस प्रपोजल. यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज ओके व्हिच वन इज नॉट. राइट? तो उसके लिए आपको डिसीजन रूल यूज करना पड़ेगा. सो एक्सेप्ट ARR इफ इट इज मोर देन मिनिमम रेट और द कट ऑफ रेट. मैंने अगर आपको बोला मार्केट इज डाउन तो आपने बोला हाँ इन दिस मार्केट आई मस्ट अर्न 20%. तो अगर मेरा प्रोजेक्ट आपको 20% या उससे ज्यादा दे रहा है तो यू विल एक्सेप्ट. इफ इट इज गिविंग यू 10% यू विल रिजेक्ट बिकॉज़ 10% इज नॉर्मल प्रॉफिट. यार तो FD में पैसा डाल के कमा सकते हो. ऐसा नो? तो आपका एक
कट ऑफ थ्रेशोल्ड होगा और रिजेक्ट इफ ARR इज लेस देन मिनिमम रेट। तो अगर मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सेप्टेबल रेट इज 20% और अगर आपका ARR आ रहा है 18%, तो आपका आंसर है रिजेक्ट द प्रपोजल। और जो प्रोजेक्ट का 25% आ रहा है आपका आंसर आएगा एक्सेप्ट। यहाँ पे 40 आ रहा है तो विल एक्सेप्ट। यस और नो एवरीवन? वेरी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Yes, sir. Students, have a look at this question. ये क्वेश्चन CA इंटर का है, CA इंटर मॉड्यूल का है। एक प्रोजेक्ट है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 lakhs. और उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिए हुए उन्होंने। सो प्रॉफिट फॉर 5 years आर गिवन। एट द एंड ऑफ 5 years द प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। कंप्यूट दी ARR। अब ARR को कंप्यूट करने के दो तरीके हैं, कैश फ्लो पर एनम मतलब कि पर ईयर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट। यस और नो एवरीवन? अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। मुझे एक बात बताना कि 5 years का कैश इनफ्लो कितना है 4,60,000 डिवाइड बाय 5 years इज हाउ मच? करो ना कैलकुलेटर, कैलकुलेट नहीं आपको 92,000। सो पहला तरीका है 92,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। 92,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ऐसा नो? तो यार कितना आ गया 9.2%। बट दूसरा ये तरीका है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका एवरेज ले लो। अब एवरीवन, एसेट्स के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इसका पहले दिन का वैल्यू है 10 लाख बट आखिरी दिन का वैल्यू 0 नहीं है। कॉन्ट्ररी टू व्हाट मेनी स्टूडेंट्स फील एंड डू, एसेट का डे 1 वैल्यू अगर 10 लाख है तो मशीनरी डेप्रिसिएट होगी बट बियॉन्ड वन लेवल वो डेप्रिसिएट नहीं हो सकती। उसको सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू बोलते हैं। सब एवरीवन, दैट पोर्शन इज कॉल्ड नॉन डेप्रिसिएबल अमाउंट। इज दिस ओके? तो मुझे एक बात बताना, मेरी प्लांट एंड मशीनरी के कितने दो पार्ट्स है? 1 नॉन डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड 1 डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो फर्स्ट डे मेरा जो प्लांट का वैल्यू है वो होता है 10 लाख और लास्ट डे को मेरा प्लांट का वैल्यू होता है 80,000। Everyone, are you understanding what I am saying? Now 80,000 value always remains, वो कभी जाएगा नहीं। तो what is the averaging? It is 9,20,000। Day 1 को प्लांट का वैल्यू कितना है 9,20,000 and salvage value 80,000, है ना? 9,20,000 is called depreciable amount। ये मैंने आपको depreciation में सिखाया है, CS Foundation। Depreciable amount is equal to cost minus scrap value। स्क्रैप वैल्यू को रिमूव करो क्योंकि वो डेप्रिसिएट होता ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमेशा रहती है। एवरीवन, आर यू विद मी? You have cleared foundation level, most of you with good marks, you don't get the right to behave dumb. This is fine everyone? बोलिए स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू होता है जो कभी डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट का उतना वैल्यू रहता है और ऊपर का वैल्यू कौन सा होता है? डेप्रिसिएबल वैल्यू। सो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना है? पहले दिन 9,20,000, आखिरी दिन 0, बिकॉज़ वो डेप्रिसिएट हो रहा है। तो मैं एवरेज किसका लूंगा? 9,20,000 और 0 का एवरेज ले लूंगा। तो बोलो कितना एवरेज हो गया? 4,60,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू मैं फुल लूंगा। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ मशीन है। स्क्रैप वैल्यू डज नॉट गेट डेप्रिसिएटेड, तो स्क्रैप वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। बट ऊपर का जो वैल्यू है 9,20,000 इट बिकम्स 0, उसका मुझे मिड वैल्यू लेना है, मिड पॉइंट लेना है। यस और नो? लाइक दिस। टेल मी, एसेट का डे 1 स्क्रैप वैल्यू कितना? 80,000। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 80,000। सो ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसका एवरेज नहीं ले सकते बिकॉज इट रिमेन्स फिक्स्ड। बट उसके ऊपर का जो वैल्यूएशन है 9,20,000 वो 0 होने वाला है बिकॉज वो पूरा डेप्रिसिएट होता है। तो आपको उसका एवरेज लेना। आपको समझ में आ रहा है? सो टेल मी, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मशीन? 80,000 प्लस 9,20,000 plus 0/2. It is not 10 lakh plus 0/2. It is 80,000 plus 9,20,000 plus 0/2. जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसका एवरेजिंग लेना है, जो स्क्रैप वैल्यू है उसका एवरेजिंग नहीं लेना, क्योंकि वैल्यू हमेशा रहता है ना, इट रिमेन्स। आर यू विद मी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज इन्वेस्टमेंट। Tell me, what is the formula for average investment? Depreciable amount divided by 2, because depreciable amount plus 0.2 is depreciable amount upon 2 plus scrap value. So tell me, how do I value this asset on an average basis? 9,20,000 plus 0/2
4,60,000 plus 80,000. So tell me कितना हो गया 4,60,000 plus 80,000? 5,40,000. Take on a calculator. 92,000 divided by 5,40,000. 17%. तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख यूज करके 9.2% आ रहा है और एवरेज इन्वेस्टमेंट यूज करके 17% आ रहा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे ढूंढा? सैल्वेज वैल्यू प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2. So 10 lakh minus 80,000 is 9,20,000. 9,20,000 upon 2 plus 80,000. That is equal to 80,000 plus 4,60,000 is equal to 5,40,000. Students, ये जो मेथड है इसका नाम है NPV method. And in order for you to understand this method, you must understand a small formula which is called compounding formula. Future value is equal to present value into bracket 1 plus r raised to n. इवन तो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा मैं आपको बताऊंगा और मैं बताता हूं कि कैसे डिस्काउंटिंग काम करेगा. बट सुने मेथड क्या है. अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कैपिटल बजटिंग के मॉडर्न अप्रोच में जा चुके हैं. मॉडर्न अप्रोच मतलब कि डिस्काउंटिंग अप्रोच. यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग करने वाले. डिस्काउंटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग. ये जो मेथड है एनपीवी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. ऑलराइट, बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? एनपीवी मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ये मेथड बेस्ट अवेलेबल मेथड है और ये मेथड में हम क्या करते हैं कि जो कैश इनफ्लो है उसको कैश आउटफ्लो से कंपेयर करते हैं. व्हाट इज कैश आउटफ्लो? द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट. व्हाट इज कैश आउटफ्लो? स्टूडेंट्स, कैश आउटफ्लो मतलब कि क्या? इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट. जो आप पैसा खर्च कर रहे हो प्रोजेक्ट में, ऐसा नो. एंड व्हाट इज कैश इनफ्लो? The income that you get from the project. Yes or no everyone? तो कितना आपने पैसा खर्च किया और कितना आपको पैसा मिला, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे. How much is your outflow and how much is your inflow? इसको आपको कंपेयर करना है. But the catch is you have to find out today's value of cash outflow and cash inflow. उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. सर नहीं समझा, मैं बताता हूँ. अगर मैंने आपको बोला आफ्टर 10 years आई गिव यू 1 लाख, आफ्टर 10 years, तो आज टुडे 2019 में 2019 में वो 1 लाख की क्या वैल्यू है बताओ मुझे. मान लो 20,000 रुपया वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू. तो कैसे आया सर 1 लाख को आपने आज के टर्म में 20,000 में कैसे आपने कंसीडर किया? मैंने इन्फ्लेशन इंडेक्स माइनस किया. इन्फ्लेशन होता है ना, महंगाई होती है. ये सब नो. देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, उसको मैंने माइनस किया. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? याद रखना दैट 100 रुपी टुडे इज नॉट इक्वल टू 100 रुपी आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 10 years. तो आपको क्या करना है, जो कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट से मिलने वाला है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7, 8, 9, 10 years, आपको वो सारे कैश फ्लो को आज की वैल्यू में कंसीडर करना है क्योंकि कैश आउटफ्लो आज हो रहा है. ओके एवरीवन? तो एनपीवी मेथड में क्या होता है, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं एनपीवी मेथड में. अगर मान लो कि मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, द प्रोजेक्ट इज दैट वी विल ओपन अ कंपनी एंड परचेज अ मशीन टू मैन्युफैक्चर पेपर बैग्स. बोलो क्या मैन्युफैक्चर करेंगे हम? पेपर बैग्स, जो आजकल बहुत पॉपुलर है. तो टुडे इफ आई से दैट यू हैव टू हैव आउटफ्लो ऑफ ₹5 lakhs, बोलो आज कितना आउटफ्लो होने वाला है? 5 lakhs. और अगर मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट या कैश इनफ्लो इज आफ्टर 1 year 2 lakhs, आफ्टर 2 years 2 lakhs एंड आफ्टर 3 years 2 lakhs. तो एक लेमैन मतलब कि एक आम आदमी को देख के क्या लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत फायदे वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमें कितना इनफ्लो मिल रहा है? 6 lakhs. बट मेरा कितना आउटफ्लो हुआ? 5 lakhs. But you and I, we are experts of financial management. We know that 2 lakh received after 3 years is not equal to 2 lakhs today. अगर आज हम 2 लाख रुपए में मान लो कोई बाइक खरीद सकते हैं, तो क्या वो सेम बाइक हम 3 साल के बाद 2 लाख में खरीद सकते हैं? नहीं, वो 3 साल के बाद 3 लाख की हो जाएगी. अगर आज 2 लाख रुपए से आप पेट्रोल खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो? पेट्रोल.
लेट अस से XYZ लीटर्स, तो क्या सेम XYZ लीटर का पेट्रोल आप 2 लाख से खरीद पाओगे आफ्टर 3 इयर्स? नो। अगर आप 2 लाख रुपए का एक लैंड खरीद सकते हो उमरगांव डिस्ट्रिक्ट में, एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड, तो क्या सेम पीस ऑफ लैंड 3 साल के बाद 2 लाख का ले सकते हो? नो। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूचर वैल्यूज है, क्या है ये? फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लो, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू, इनटू प्रेजेंट वैल्यू, देन दैट प्रेजेंट वैल्यू इज कंपेरेबल विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्ट्स। आपको समझ में आया एनपीवी मेथड? बोलो, इनफ्लो को क्या करूंगा मैं, क्या ढूंढूंगा इनफ्लो की? प्रेजेंट वैल्यू। क्या ढूंढूंगा मैं? प्रेजेंट वैल्यू। मान लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख आफ्टर 1 ईयर इज 1,90,000 टुडे। मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख आफ्टर 2 इयर्स इज 1,50,000 टुडे। मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख इज आफ्टर 3 इयर्स इज 90,000 टुडे। जरा प्लीज ये सारे डेटा को ऐड करो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। कम ऑन स्टूडेंट्स ऐड दीस फिगर्स, बताओ कितना आ रहा है। चलो मैं ऐड करके देता हूं, कोई बात नहीं। यस 3 लाख 3,30,000। तो स्टूडेंट्स ये 3,30,000 कहां से आया? 3,30,000 कहां से आ गया आपका? 4,30,000 आया ना एवरीवन। एनीवेज ये देखो ना एवरीवन, 1,90,000 1,50,000 ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 3,40,000, और 3,40,000 में आप 90 ऐड करोगे तो 4,30,000। करेक्ट ना एवरीवन? सो द पॉइंट इज कि ये दिखने को 6 लाख दिखता है बट इसका असली वैल्यू है 4,30,000। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। और ये क्या है? ये है कैश आउटफ्लो, बट वो आपने आज ही किया ना, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, तो आपने अभी खर्चा किया ना, तो आज की वैल्यू फाइल है ना उसकी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यार आपको पे करना है फाइल और आपको रिटर्न मिलेगा 4,30,000। पागल हो गया? एनपीवी इज नेगेटिव। हाउ टू फाइंड आउट एनपीवी? कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का माइनस कर दो। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो इज एनपीवी। सो एनपीवी यहां पे कैसी है? नेगेटिव। आंसर इज रिजेक्ट द प्रपोजल। क्या करना है प्रपोजल को? रिजेक्ट। बट अगर मान लो कि इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन इंडेक्स या डिस्काउंटिंग फैक्टर कम है, तो मेरे कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे ना। मान लो इन्फ्लेशन कम है, यस और नो? मान लो महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो मान लो कि मेरा कैश फ्लो ऐसा हो गया। ध्यान से देख लो अभी आप एवरीवन। अब एवरीवन ये हो गया 1,80,000 और ये हो गया मान लो 1,60,000। ठीक है एवरीवन? चलो अब ये सारे डेटा का आप टोटल ले लो। देखो जरा कितना डेटा शॉर्टफॉल हो रहा है? 30 एंड 40, मतलब कि 70, मतलब कि आपका आंसर आएगा 5,30,000। 5,30,000 करेक्ट आ रहा है? तो अब मुझे बताना कि आज मैं प्रोजेक्ट में कितना डालूंगा? 5 लाख, और मुझे कितना फायदा फ्यूचर में होने वाला है इन टुडेस रुपीस वैल्यू? 5,30,000। आंसर इज एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू of cash inflow is more than present value of cash outflow. Cash inflow नहीं बोलना इसको, ये cash inflow नहीं है, ये क्या है? Present value of cash inflow. क्या ये? Present value of cash inflow. या तो आप cash inflow को present value में लाओ, या तो फिर already future value है cash outflow को future value पे लेके जाओ। दोनों में से एक भी करो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है? Tell me, क्या हम लोग ने सीखा अभी कि एनपीवी मेथड में you have to compare present value of cash inflow. Everyone, कान फट गए मेरे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ क्या कंपेयर करना है? Present value of cash inflow. And you have to compare it with present value of cash outflow. If inflow is more, situation is favorable. Common sense, yes or no everyone? Let us see decision rule. अगर आपका NPV more than 0 है, सर NPV मतलब net present value, मतलब कि inflow minus outflow। एनपीवी मतलब कि क्या? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अगर आपका एनपीवी मोर देन 0 आ रहा है, मतलब कि क्या? इनफ्लो इज मोर। एक्सेप्ट। अगर एनपीवी लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। रिजेक्ट। अगर एनपीवी इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं एक्सेप्ट। नॉर्मली इन एफएम, बट हमारे मॉड्यूल में क्या दिया है? फर्म इज इंडिफरेंट। मॉड्यूल में क्या दिया? फर्म इज इंडिफरेंट। बट हम लोग जनरली एफएम में ऐसा पढ़ते हैं और ऐसा सिखाते हैं
कि अगर एनपीवी 0 है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, आगे बढ़ो, बिजनेस करो। यस और नो? जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे बिजनेस करोगे, यस, तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? थ्योरेटिकली if profit is 0, accept. If profit is 1, accept. Profit is 2 rupee, accept. 3 rupee, accept. If loss is 1 rupee, reject. If profit is 0, accept. But हमारी बुक में क्या दिया? We are indifferent. Indifferent मतलब कि accept भी कर सकते हो, reject भी कर सकते हो। Okay everyone? चलो next, अगर मैंने same rules को अलग तरीके से लिखा, if cash inflow is more than cash outflow, accept. If cash inflow is less than cash outflow, reject. If cash inflow is equal to cash outflow, form is indifferent or accept. When I say cash inflow, I mean cash inflow at present value. When I say cash outflow, I mean cash outflow at present value. Is this absolutely okay, everyone? Now, listen to me very, very carefully. अब मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है और उसके 3 सिचुएशंस मैंने आपको दे दिए एंड लेट अस सी कि एनपीवी कैसे कंप्यूट करते हैं। अब आपको ये मेरा टेबल दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एनपीवी का, ये हम पूरी दुनिया में सेम फॉर्मेट यूज करते हैं। बोलो क्या फॉर्मेट है? ईयर्स। बोलो क्या फॉर्मेट है? ईयर्स। देन पर्टिकुलर मतलब कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो, देन कैश फ्लो सीएफ, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर डीएफ एंड देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बोलो क्या फॉर्मेट है? कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब कि कैश फ्लो इनटू फैक्टर will give you discounted cash flow. Everyone are you with me? Okay. Investment in year 1 is 180. ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, बोलो साल भर में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 180। अभी 180 को 180 लाख ले लो या करोड़ ले लो, ऐसा सोच लो आप, कैसा होगा? और कितना कैश इनफ्लो मिलने वाला है आपको? फर्स्ट ईयर में 60, सेकंड ईयर में 80 और थर्ड ईयर में 100। Let us ignore everything and let us just add the figures. बोलो 60 plus 80 is how much? 140. 140 plus 100 is how much? 240. तो कितना पैसा मिला? 240। और कितना खर्च किया आपने? 180। तो नॉर्मल आदमी को क्या लगेगा? एक्सेप्ट। बट स्टूडेंट्स, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर इकोनॉमी की क्या दुर्गति होगी हमें क्या मालूम? पैसे की क्या वैल्यू होगी हमें क्या मालूम? ये सब ना एवरीवन। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम प्रेडिक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डेटा। हम प्रेडिक्ट करेंगे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितना है। दिस इज ओके। और मान लो कि इंटरेस्ट रेट है 10%। ये आपका अंदाजा है एवरीवन, दिस इज नॉट अ फ्लॉलेस मेथड, इसके फ्लॉज है, ये आप अंदाजा लगा रहे हो। कल को जाके इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज भी हो सकता है। डू यू रिमेंबर कैपिटल गेन? डू यू रिमेंबर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस? 100, 105, 109। तो दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स यार, वो परसेंटेज हमने लिया। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? और हम लोग ने कैपिटल मार्केट्स में भी पढ़ा हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल इंडेक्स, याद आ रहा है आपको? दैट इज इंडेक्स नंबर, वहां से ये सब वैल्यूज निकल रही है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? प्लस आरबीआई का रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो सारी चीजों से ये हम वैल्यूज निकालते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। सो लुक एट मी वेरी केयरफुली। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस r रेज़ टू n, ये कंपाउंडिंग फार्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज़ टू n। तो जो 1/1 प्लस r रेज़ टू n है ना, इसको हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। चलो मैं आपको कैलकुलेटर में सिखा रहा हूं। व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? वी आर यूजिंग डिस्काउंटिंग फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज़ टू n। बोलो क्या फार्मूला आपको कैलकुलेटर में सिखा रहा हूं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r ब्रैकेट रेज़ टू n। इज दिस फाइन एवरीवन? मैं आपको वो फार्मूला सिखा रहा हूं। सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया। 1.1 आपने क्यों 1.1 किया? क्योंकि 10% है ना, तो 1 प्लस 10% इज 1.1। एक बार इज इक्वल टू करो, 0.9090 आएगा, तो मैंने लिख दिया, देखना यहाँ पे, ठीक है। और एक बार इज इक्वल टू करो 0.8264, और एक बार इज इक्वल टू करो 0.7513। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं मैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज किया, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज़ टू n डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर। आपको समझ में आ रहा है? हम इसके और काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट अभी के लिए इतने इंफॉर्मेशन से समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरा कैश आउटफ्लो कितना है?
180, तो इसको मैंने नेगेटिव में लिख दिया, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, आज का ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 होता है। द वैल्यू ऑफ 100 रुपी टुडे इज 100, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे इज 1 रुपी, है ना? तो आज का इंडेक्स हमेशा 1 है। इज दिस फाइन एवरीवन? तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो गया 180, बट कैश इनफ्लो कितना है 60। इसको मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 54। आपको समझ में आ रहा है कि हमने इन्फ्लेशन माना है यहाँ पे? 60 को हमने कन्वर्ट कर दिया 54 में, 80 को कन्वर्ट कर दिया 66 में, और 100 को कन्वर्ट कर दिया 75 में। This is absolutely okay everyone? And now when you add these figures, 54, take on a calculator, 54.59 plus 66.11 plus 75.13, तो कितना कैश इनफ्लो मिला आपको प्रेजेंट वैल्यू? हाँ, 195.79, ये आपका कैश इनफ्लो है। बट डियर स्टूडेंट्स, कैश आउटफ्लो कितना है? 180। कितना खर्चा किया आपने? 180। कितना खर्चा किया? 180। कितना फायदा हुआ? 195.79। बोलो, नेट आपका गेन कितना हो गया? 15.91। एनपीवी इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है ना यार, 15 करोड़ कमा रहे हो आप। Will you not go ahead with the project? Yes, you will. आपको समझ में आया? नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन में दिया हुआ है कि आपने अपने बिजनेस में डाला 195.79। बोलो, मशीन्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने? 195.79। तो ये सिचुएशन उठा के मैंने यहाँ डाल दी, और अब मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो गया एवरीवन? 195.79। बट हमें तो मालूम है कि कैश इनफ्लो जो है उसका तो प्रेजेंट वैल्यू 195.79, तो एनपीवी कितना हो गया? 0। जब कैश इनफ्लो 195.79 है, कैश आउटफ्लो भी 195.79 है, एनपीवी इज 0। यू आर इनडिफरेंट, यू आर इनडिफरेंट, ऐसा मॉड्यूल में दिया। बट मैं एज अ सीएमए एंड सीए क्या बिलीव करता हूं कि थ्योरेटिकली इफ एनपीवी इज 0, एक्सेप्ट द प्रपोजल। नेगेटिव तो नहीं है ना, एक्सेप्ट करो। यू रिमेंबर लॉ ऑफ टीएमयू? कब तक बिस्किट्स खाने हैं? टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। एग्जैक्टली, वो पॉइंट तक गए कि नहीं? Do you remember marginal costing? कहां से प्रोडक्शन शुरू करना है? When break even point sales will give profit 0, वहां से सेल्स शुरू करोगे ना। सही बात है कि नहीं? तो थ्योरेटिकली हम 0 पे काम करते हैं। Is this okay? Nonetheless, हमारे मॉडल में दिया है you are indifferent। लास्ट सिचुएशन, बोलो कितना इन्वेस्ट किया हमने प्रोजेक्ट में? 210। तो ये देखो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, 210 आपने आउटफ्लो रखा है। इनफ्लो कितना आ गया बोलिए आपका? 195.79। सो कैश इनफ्लो कितना हुआ? 195.79। आउटफ्लो कितना हुआ? 210। ओ, रिकवरी नहीं हो रही है, आपका लॉस हो गया है, एनपीवी नेगेटिव में आ गया है। जब एनपीवी नेगेटिव में आ जाता है तो यू हैव टू रिजेक्ट द प्रपोजल एंड योर एनपीवी इज नेगेटिव 14.21। क्यों लॉस करवा के लोगे अपना? एवरीवन आर यू विद मी? टेल मी, व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट, when NPV is 0, you are indifferent. But theoretically, usually authors क्या believe करते हैं फिर? Accept. और last वाला situation क्या है? When NPV is negative, reject. Easy everyone? बोलो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया? डिस्काउंटिंग फॉर्मूला, 1 divided by 1 plus r raised to n. It is the उल्टा of the formula x into 1 plus r raised to n. सही बात है कि नहीं everyone? Yes. So please ये सब information jot down कर लो and let us move to practical questions. So this is our module question and let us see कि question में क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला है that you calculate the NPV for a project जिसका investment है 1 lakh and the following cash flows if the company's cost of capital is 10%. तो cash flow में दिया हुआ है first year 55,000, second year 80,000 and third year 15,000। तो स्टूडेंट्स जरा एक काम करते हैं और जरा लॉजिकली लेमैन जैसा सोचते हैं कि एक आम आदमी या लेमैन कैसा सोचेगा। तो रुपीस 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में और आपको रिटर्न मिलने वाला है 55 प्लस 80। कितना हो गया 55 प्लस 80? प्लस 15 कितना हो गया अभी मैम? 55 और 15 कितना होता है? 70। 70 और 80 कितना होता है? 1,50,000। सो देख के तो लग रहा है बहुत लुक्रेटिव है कि हम लोग ने इन्वेस्ट किया 1 लाख और हमें मिलेगा कितना? 1,50,000। बट द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू टुमारो, एज कंपेयर्ड टू 2 years आफ्टर एंड 3 years आफ्टर। करेक्ट एवरीवन? तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कैश फ्लोज है उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जिससे उनका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। ये सब एवरीवन।
So you have to prepare the standard format. क्या format है बोलना? Year, particulars, or you can write here cash flow, and then cash flow amount rupees, discounting factor at the rate 10%, and discounted cash flow amount rupees. This is fine, everyone. When you take the total of discounted cash flow, you get the NPV, मतलब कि net present value. So जो आउटफ्लो होता है उसको मैंने रेडिंग पे लिखा और मैंने यहाँ पे माइनस साइन या ब्रैकेट डाला है. इज दिस एब्सोल्युटली ओके? सो आपको क्या करना है, जब भी पैसा आपका बाहर जा रहा है यू शुड पुट नेगेटिव साइन देयर. इज दिस फाइन? Yes, sir. ओके. सो हाउ टू कंप्यूट द डिस्काउंटिंग फैक्टर? टेक ऑन ए कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय, आपको कैलकुलेटर के ऊपर देखा है ये फिगर ऐसा ले लेना है. What is the formula for discounting? 1 divided by 1 plus r bracket raised to n. तो हम उसको कैसे कंप्यूट करेंगे? 1 divided by 1.1. ये 1 कहाँ से आया? अगर 10% है तो 1.1, अगर 12% है तो 1.12, अगर 12.5% है तो 1.125, अगर 6% है तो 1.06. करेक्ट एवरीवन? और फिर आपको इज इक्वल टू करना है. जितनी बार आप इज इक्वल टू करोगे उतने इयर्स का आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा. सो टेल मी, एक बार इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का तो 1 होता है. द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपी टुडे, द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपी टुडे इज 1 लाख. सो यहां पे मैं लिख दूंगा 1. करेक्ट है एवरीवन? तो ये जो 55,000 है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मुझे बताना. वेरी इजी. यू हैव टू टेक ऑन ए कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू, करो हिट, इज इक्वल टू 0.909090. करेक्ट एवरीवन? उसके आगे वापस से इज इक्वल टू 0.826, फिर इज इक्वल टू 0.7513. करेक्ट एवरीवन? तो ये आंसर्स आ गए सबके. नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस फिगर्स. सो द वैल्यू ऑफ 55 आफ्टर 1 ईयर विल बी समवेयर अराउंड, कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है. यस, समवेयर अराउंड 50,000. यस और नो एवरीवन? Then 80,000 का वैल्यू कितना हो गया? 66. और 15 का वैल्यू कितना हो गया? 11. Now, when you add these figures together, essentially you are subtracting outflow from inflow. इसी के लिए हम इसको बोलते हैं net present value. These are present values. When you subtract outflow, it becomes net present value. Correct है everyone? What is the meaning of net? आप subtract करो. Yes or no? So इसको subtract करो 1 लाख को ये figure से. And tell me क्या NPV positive है? If NPV is positive, accept the proposal. So NPV कितना आ रहा है? 27,385.4. Am I right with this? Okay. और नीचे sentence लिख देंगे recommendation. Because the NPV is positive, the company should accept the project. और ऐसा भी हो सकता है that they give you different projects. So then you have to tell कि NPV किसका ज़्यादा है. Project with higher NPV is more preferable. Yes or no, everyone? I hope this is absolutely okay. No problem at all. So these are rapid fire questions, everyone. और cash outflow है 5 lakhs. लिख दिया cash outflow आप लोग ने 5 lakhs. आगे देखो cash inflow for first year is 60,000. Cash inflow for first year is 60,000. Cash inflow for first year is 60,000, 60. Thereafter, cash inflow will increase. Thereafter, cash inflow will increase with an increment of 1,000 every year. Cash flow will increase with an increment of 1,000 every year. तो कितने कैश फ्लो से हमने शुरू किया? 60,000. और हर साल कैश फ्लो कितना बढ़ने वाला है एवरीवन? 1,000. ओके? For the next 30 years. For the next 30 years. So tell me everyone, first year cash inflow कितना है? 60,000. Next year 61. Next year 62. Next year 63. It's absolutely no problem at all. And everyone write down discounting factor. Discounting factor is 12.5%. Discounting factor कितना है? 12.5%. So tell me everyone, tell me कि 12.5% को कैसे आप कन्वर्ट करोगे? 1.12.
Yes, my dear. 1 divided by 1.125 is equal to 30 years का. Is this absolutely okay? So please solve this and tell me कि आपका आंसर कितना आ रहा है. Your answer is coming to 21,105. एक बार quickly solve करके check करेंगे कि ये आंसर आ रहा है नहीं. Okay, let us start. Students, have a look at this question. तो मैंने क्या किया है कि मैंने दो सिचुएशंस डिसाइड किया आपको सिखाने के. सिचुएशन 1 हम तब आईआरआर ढूंढेंगे जब एमसीक्यू आंसर नहीं दिया हुआ. इमेजिन कि हमारा रिटन पेपर है. ये इमेजिन हम रियल लाइफ में तो हम आईआरआर कैसे ढूंढते हैं. आईआरआर वो सिचुएशन होती है, वो डिस्काउंटिंग रेट होता है जहां पे मेरा कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो दोनों सेम होता है और कैश इनफ्लो आउटफ्लो का पीवी. यस और नो एवरीवन. तो जब हम एनपीवी ढूंढते हैं मतलब कि आउटफ्लो को माइनस करते हैं इनफ्लो से तो आंसर 0 आता है और एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है. एक टेंटेटिवली थोड़ा 10 रुपी 100 रुपी ऐसा बैलेंस हो सकता है आपका डिपेंडिंग ऑन द फिगर्स. सो ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कैश आउटफ्लो इज 130 एंड स्टूडेंट्स टुडे मतलब कि ईयर 0. टुडे क्यों लिखा है मैंने ईयर 0 मतलब कि अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. कैश इनफ्लो फॉर इयर्स 1 to 5 दिया हुआ है. पहले साल 30, दूसरा साल 40,000, 60,000, 30,000, 20,000. पूछा है फाइंड आउट आईआरआर. तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने शुरू किया 5% से आईआरआर ढूंढना और ये साइड पे 15% से. फिर हमारे आंसर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आए तो फिर हम 6 और 13% पे चले गए, फिर हम 8% पे और 12% पे चले गए, फिर हम 10% पे आ गए और 11% पे आ गए. ओके, तो ये दो परसेंटेज हमने डिटरमाइन किए. 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर और 11% का डिस्काउंटिंग फैक्टर आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर हाफ आवर. आधा घंटा हमने सॉल्व किया और फिर हमने ये डिसाइड किया कि 10 और 11% के बीच में आईआरआर है. मैं बताता हूं कैसे. तो स्टूडेंट्स हम सब ने ये एनपीवी टेबल बना दिया है. लुक एट द स्क्रीन. सब लोग देख लो स्क्रीन की तरफ. आर यू विद मी? तो हम लोग ने क्या किया है कि हमने दो एनपीवी के टेबल बना दिए. एक बना दिया 10% पे और एक बना दिया 11% पे. नाउ लुक एट द सिग्निफिकेंस. 10% पे जो मेरा एनपीवी है वो आ रहा है 2000 समथिंग पॉजिटिव. बट जैसे मैं 11% पे गया तो मेरा एनपीवी आ गया नेगेटिव. आपको समझ में आ रहा है? तो आईआरआर लाइज समवेयर बिटवीन 10 एंड 11%. आईआरआर वो डिस्काउंटिंग रेट है जहां पे एनपीवी 0 होना चाहिए. तो 10% पे एनपीवी 0 नहीं हुआ तो मुझे लगा 11 पे हो जाएगा. तो मैंने 11% से सॉल्व किया तो 11 पे मेरा आंसर आ गया नेगेटिव. आना चाहिए था 0 बट लाइफ इज नॉट परफेक्ट. तो 10 पॉइंट समथिंग है. अब स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास वजन है 2 और यहां पे मेरे पास वजन है 1. सो आईआरआर इज टेंटेटिवली 10.66 इफ यू नो व्हाट आई मीन. वेटेड एवरेज. अभी सुनो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर ऐसा हुआ होता कि यहाँ पे आता 1000 और यहाँ पे आता नेगेटिव 1000 तो आईआरआर कितना है? 10 और 11 के बीच में है ना, 10.5. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% पे आपका 2000 पॉजिटिव आ रहा है और 11% पे आपका आ रहा है 1000 नेगेटिव. तो आप जरा सोचो कि जब हम 10 से 10.33 पे जाते हैं तो आपका आंसर आएगा 1000. फिर आप 10.66 पे जाओगे तो आपका आंसर आएगा टेंटेटिवली 0. आपको समझ में आ रहा है? इन एनी केस वंस यू हैव रीच्ड दीस टू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जिसके बीच में आईआरआर लाई करता है, यू हैव टू यूज वेटेड एवरेजिंग इंटरपोलेशन फार्मूला. कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे अभी? इंटरपोलेशन फार्मूला. देखो फार्मूला कितना इजी है. आपको क्या करना है कि जो छोटा परसेंटेज है उसको पकड़ लेना है 10% प्लस प्लस. देखो क्या करना है. लुक एट द स्क्रीन एवरीवन. 10 प्लस मुझे बताना कि मेरा पहला एनपीवी कितना है 2300. तो मैंने लिख दिया 2300 न्यूमरेटर पे. द होल डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करो तो दोनों को ऐड करके आ गया 3300 समथिंग. सही बात है कि नहीं? चलो एक और कैलकुलेटर. 2318.297 लिया इतना आपने कैलकुलेटर पे. डिवाइडेड बाय ये दोनों का टोटल ले लो और एग्जैक्ट टोटल मेरे को बताना कितना है. मैं आपको बता दूं कि दोनों का एग्जैक्ट टोटल कितना है. देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ. लुक एट द स्क्रीन.
divided by 3323.93. Listen. It should be tentatively 0.66. Tentatively. बताओ क्यों? क्योंकि 2000 और 1000 को ऐड किया तो 3 मिलता है, and 2/3 is 0.66. If you know what I mean. आपको समझ में आया होगा? तो अपना आंसर कितना आ रहा है? Something like 0.69746. तो IRR कितना हो गया? 10% plus 0.697 से 10.7%. Now let us check कि अगर 10.7% हमने यूज किया एनपीवी टेबल में, तो क्या मेरा एनपीवी 0 आता है? अब IRR को क्रॉस चेक करेंगे ना अपन. एवरीवन आर यू विद मी? यस. तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला समझ में आया? बताओ मैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है? स्मॉल परसेंटेज प्लस द पॉजिटिव नंबर, मतलब द फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर. इग्नोर द साइंस. देखो 2000 से नेगेटिव 1000 पे ट्रैवल करना है तो 3000 का डिफरेंस है ना, तो साइन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा उसमें. इज दिस फाइन एवरीवन? सो बोलो क्या है फॉर्मूला इंटरपोलेशन का? द स्मॉल परसेंटेज, मतलब पहले वाले टेबल का परसेंटेज प्लस फर्स्ट फिगर डिवाइडेड बाय फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर. यू नो वी आर डूइंग वेटेड एवरेज. दिस इज वेटेड एवरेज फॉर्मूला. यस और नो एवरीवन? और एक दूसरा तरीका है, ध्यान से सुनो. यू कैन आल्सो फाइंड आउट IRR एज the second percentage 11 minus the second number, मतलब 1000 divided by first number plus second number. मैं 11% से भी पीछे आ सकता हूँ ना, मैं 11% से 0.33 पीछे आ सकता हूँ, तो भी मेरा आंसर 10.66 आएगा. Are you somewhat understanding what I am saying? Let me quickly show you. देखो मैं आपको प्रूफ करता हूँ. IRR 10 plus 0.697, that is 10.7% आया. सबको एग्रीड है? Is everyone with me? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि IRR is 10.7%. एग्रीड? अब देखो मैं क्या करता हूँ. अब मैं क्या करूँगा कि मैं 11 ले लूँगा. 11 माइनस, देखो 11 से पीछे आना है ना, बिकॉज 11 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और 10 से आगे जाना है, राइट? सो 11 माइनस 11 वाला नंबर कौन सा था एनपीवी का? 1000. सो 1000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1000, तो कितना आ गया? 0.30. सो 11 माइनस 0.30 इज अगेन 10.7. आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? दिस इज मैथमेटिक्स. आप आगे से जाओ पीछे से जाओ, आंसर तो सेम आने वाला है ना. IRR लाइज बिटवीन 10 and 11%. मुझे कैसे समझा कि IRR लाइज बिटवीन 10 and 11%? बताओ कैसे समझा? क्योंकि 10% पे पॉजिटिव एनपीवी आया, तो मैंने डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दिया, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 0, बट 0 की जगह नेगेटिव आ गया. मींस IRR लाइज बिटवीन 10 and 11. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? और फिर 10 और 11 के बीच में हमने वेटेड एवरेजिंग किया. अगर मेरा एनपीवी आता 2000 पॉजिटिव 10% पे और 11% पे आता 2000 नेगेटिव, तो मेरा IRR कितना होता? 10.5. दोनों के बीच का पॉइंट. बट लाइफ इज नॉट परफेक्ट, तो मेरा IRR कितना है? 10.7 अप्रोक्सीमेटली. इज दिस फाइन? चलो अब मैं 10.7 डालूं एनपीवी टेबल पे, देखिए कि एनपीवी 0 आ रहा है कि नहीं. एवरीवन लुक एट द स्क्रीन. अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल बना दिया पूरा, सॉरी एनपीवी का टेबल बना दिया, और मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना ले लिया? 10.7, मतलब IRR. इज दिस ओके? और अब देखते हैं कि मेरा एनपीवी कितना आया? -13, व्हिच इज ऑलमोस्ट 0. क्योंकि फिगर्स बड़े हैं ना एवरीवन, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा. अगर आपका -100 या +100 भी आ गया, दैट इज आल्सो ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी राउंड ऑफ किया तो सारे फिगर्स पे बहुत ग्रेट इंपैक्ट पड़ता है. द इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग इज ह्यूज. दिस इज फाइन एवरीवन. आपको समझ में आ रहा है? तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया. तो ये कौन सा सिचुएशन था? सिचुएशन नंबर 1, व्हेन एमसीक्यू आंसर्स आर नॉट गिवन. सो व्हाट मेथड यू हैव टू यूज? ट्रायल एरर विद इंटरपोलेशन फार्मूला. ट्रायल एरर करना है. लेट IRR बी 5%. तो डिस्काउंटिंग का टेबल बना दो, एनपीवी टेबल बना दो. लेट IRR बी 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%. और आप क्या कर सकते हो, अगर टाइम कम है ना, तो यू कैन टेक लेट IRR बी 6%. फिर 6% से आंसर नहीं आया तो लेट IRR बी 16%. फिर 6 और 16% का आप इंटरपोलेशन लगा सकते हो, तो एक टेंटेटिव IRR आपको फिर भी मिल जाएगा. बस बहुत राउंड ऑफ होगा. आपको समझ में आ रहा है? यस.
सो ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का, then MCQ आंसर्स आर नॉट गिवन। सिचुएशन नंबर 2 में आपके सामने MCQ दिया होगा और MCQ के आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो व्हेन MCQ आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन, सो क्या मेथड यूज करोगे आप? ट्रायल एरर, डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, इंटरपोलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। You don't have to take 2% and apply the weighted average interpolation formula, right? You just have to substitute. ऑप्शन ए आंसर होगा, इसका चांस है 25%, ऑप्शन बी होगा 25%। तो डरना नहीं है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए या बी होने का चांसेस है 50%। समझ में आ रहा है क्या? फटाफट सॉल्व करना, कुछ डरना नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो that you can take 5.75 and you can then take 8.75, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कितना नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है। फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करो और सिंपली ए बी सी डी सब्स्टिट्यूट करो। इज दिस ओके? तो ऑलरेडी आंसर एग्जामिनर ने दिया है। चलो एनपीवी मेथड का टेबल बनाओ, प्रिपेयर द टेबल, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहले लेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर बी 5.75, देन लेट इट बी 6.75। मुझे बताओ कहां पे एनपीवी ऑलमोस्ट 0 आ रहा है? सुनो सुनो सुनो, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। हम राउंड ऑफ करेंगे ना तो 0 नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 0 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना? चलो डू इट, मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट करके। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू मैंने आपको अभी दिया और आपको बस वेरियस डिस्काउंटिंग फैक्टर सब्स्टिट्यूट करने, जहां पे आपका आंसर नियर अबाउट 0। सी नियर अबाउट 0 मतलब कि एक 50 100 आया तो भी एक्सेप्टेबल है ना? क्योंकि उतना परफेक्ट एनपीवी तो 0 नहीं आता, बिकॉज हम बहुत राउंडिंग ऑफ करते हैं ना। कैलकुलेटर में हम 2 डिजिट लेते हैं, मे बी डिजिट्स भी निकाल देते हैं, डेसिमल निकाल देते हैं। ओके, सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो 5.75 सब्स्टिट्यूट करके कितना आंसर आ रहा है आपका टेंटेटिवली एनपीवी? 49.76। ठीक है, व्हाटएवर इट इज एब्सोल्युटली नॉट नियर टू 0। फिर हम लेते हैं 6.75 एंड नाउ लेट अस सी कि 6.75 में क्या आंसर आ रहा है मेरा? My answer is coming to 56, your answer will be 99, it will be 100, but this is your IRR. This is absolutely okay. Students, the figures are in lakhs and thousands and there is heavy rounding off. तो उतना ज़्यादा तो नहीं होता ना, मतलब perfection नहीं आता, तो उतना थोड़ा सा round off होने वाला है। All right. तो students, जो मैंने आप लोगों को IRR का homework दिया था वो आप लोगों ने ठीक से सॉल्व किया, वेरी गुड। सो लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 5.3 और हम लोग ने देखा है कि इसको 5.295 या तो थोड़ा बेटर आंसर आता है, बट देन अगेन बहुत ज्यादा हमारा डेसिमल्स हो रहा था, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। लैक्स के फिगर्स में 100 के करीब आंसर आ गया। यू शुड बी हैप्पी। एनपीवी इज 0 अप्रॉक्सिमेटली, इज दिस फाइन? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा है 6.963। तो अगेन अगर ये 7% भी आपने लिखा तो भी ठीक होगा। एग्जाम में दे कैन गिव यू एन ऑप्शन, यहाँ पे मैंने बहुत 6 पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ है। दे कैन गिव यू 10%, 12%, 7%, 4%। तो आप बाकी सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिगर्स का डिफरेंस आएगा लैक्स में, थाउजेंड्स में, और 7% में काफी नजदीक आंसर आएगा। तो दैट इज योर आंसर, 6.963 इज द आंसर और ये वाले में 9.8 इज द आंसर। गुड एवरीवन। तो आपको थोड़ा टाइम लगा है करने में, बट गुड, यू हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एरिया नाउ। एवरीवन, नेक्स्ट मेथड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। तो ये मेथड अगेन पूरा एनपीवी बेस्ड है, just like IRR and the NPV method itself. Everyone, it is the rate of present value of future cash flow at desired rate of return to initial cash outflow. Simply मतलब कि inflow upon outflow. That's it. That will give you profitability index. If your inflow is more, outflow is less. Inflow is more, 200. Outflow is less, it is 100. तो profitability index कितना होगा? 2. If your profitability index is more than 1, NPV is positive except the project. क्योंकि inflow ज्यादा हो गया ना? अगर आपका inflow outflow दोनों same है, तो profitability index will be 1. It means you are at IRR because outflow equal to inflow. NPV is 0, है ना? And when the inflow is less, outflow is more, the profitability index will be less than 1. Reject the project. Yes or no, everyone? So,
एवरीवन मेरे को फटाफट फॉर्मूला बताओ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का. व्हाट इज द फॉर्मूला? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. इज दिस फाइन एवरीवन? अब ये जो आउटफ्लो है इसमें जनरली हम पीवी लिखते नहीं है बिकॉज़ इट इज ऑन द 0th डेट. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आउटफ्लो 3 साल तक हो रहा है तो आपको उसका भी पीवी निकालना पड़ेगा. ऑलराइट, तो एवरीवन मुझे बताओ if profitability index is more than 1, accept the proposal because NPV is positive. If it is less than 1, reject the proposal. NPV is negative, it is equal to 1, you are indifferent. But dear students, do you remember that when your profitability index is 0, theoretically you should accept. But हमारे मॉड्यूल में क्या दिया है? Indifferent दिया हुआ. Okay? Now, याद रखना when profitability is equal to 1, NPV is 0 and you are at IRR. तो ये सब एमसीक्यू में खेले जा सकते हैं. दिस इज फाइन. चलो आगे देखेंगे. लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. अब यहाँ पे मैंने आपके सामने सेम 3 क्वेश्चंस डाल दिए और एक जगह पे क्या हो रहा है एवरीवन? एनपीवी इज कमिंग पॉजिटिव. तो जब एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है मुझे बताना कि मेरा कैश आउटफ्लो कितना है? 180. और मुझे बताना कैश इनफ्लो कितना है? तीनों का टोटल. आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम द अर्लियर टाइम कि तीनों का टोटल 195.79 है. यस और नो? सो व्हेन यू डिवाइड 195.79 बाय 180 यू गेट एनपीवी पॉजिटिव, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.09, मतलब कि इट इज मोर देन 1, देयरफॉर यू शुड एक्सेप्ट. क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर है ना, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे. तो यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव आ रहा है. दूसरी सिचुएशन देखो जहां पे हम इंडिफरेंट है, जहां पे एनपीवी 0 है, कैश इनफ्लो इज आल्सो 195, कैश आउटफ्लो इज आल्सो 195. एनपीवी is 0, PR is 1, you are indifferent. Also this is IRR. This is IRR. Yes or no everyone? मतलब कि यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका IRR. एंड एवरीवन लास्ट सिचुएशन में देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा आउटफ्लो ज्यादा है 210 है बट मेरा इनफ्लो कितना है 195. यस और नो? तो यहाँ पे खराब सिचुएशन हो रही है, एनपीवी नेगेटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, रिजेक्ट. यस और नो एवरीवन? सेम चीज कर रहे हैं हम इन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. वी हैव टू प्रिपेयर एनपीवी फॉर्मेट इन एनपीवी, इन आईआरआर, इन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल? और सबने लिख दिया ना ये? So as I was telling you, ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें 2 मशीन्स का डेटा दिया हुआ है, मशीन ए, मशीन बी. मशीन ए का कितना कैश इनफ्लो आ रहा है? 5.44 और आपने इन्वेस्ट कितना किया? 5. मशीन बी में कितना इन्वेस्ट किया? 5.8 और कैश इनफ्लो आ रहा है 5.99. तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आउटफ्लो और इनफ्लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पे है. तो कंसीडरिंग दैट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालोगे तो 1.08 आ रहा है व्हिच इज हाई, या 1.03 व्हिच इज लेस. तो दोनों मशीन में से कौन सा मशीन फेवरेबल है? जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, तो मशीन इज फेवरेबल. ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, राइट?